प्यारे बच्चों, पाठ 3 चल रहा है अपना भूगोल का, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, इसका वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण वाला टॉपिक चल रहा है अपना। तो जनसंख्या वितरण का प्रारूप अपन पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत 4 प्रारूप अपन ने पढ़े हैं। अब उन्हीं प्रारूपों के आधार पर समस्त विश्व को 4 जनसमूहों में बांटा गया है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि लगभग पृथ्वी का जो 20% भाग है, उसी पे 80-85% विश्व की जनसंख्या जो है निवास करती है, और वो ज़्यादातर भाग उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। तो ये जो 4 जनसमूह हैं, इनकी जो जनसंख्या है वो भी उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत ही आती है। इनमें सबसे बड़ा जो जनसमूह है वो है एशिया जनसमूह। विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह एशियाई जनसमूह है, जिसके अंतर्गत विश्व की 61% जनसंख्या निवास करती है। ये जो जनसमूह है वो पहले भी मैंने बता दिया कि 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। इसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप के 3 भाग आते हैं। पूर्वी भाग, जिसके अंतर्गत चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया आदि देश हैं। दक्षिणी भाग, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देश हैं। और शेष जो भाग है वो द्वीपीय भाग है। तो ये इसके अंतर्गत दक्षिणी और पूर्वी भाग है जो है एशिया महाद्वीप का आता है। तो एशिया महाद्वीप के 3 बड़े भूभाग हैं, जहाँ पे एशिया महाद्वीप की, या हम कहें कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निवास करता है। और अगर अक्षांशों की बात की जाए तो मैंने बताया 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का भाग। तो ये है एशियाई जनसमूह। दूसरा जो बड़ा जनसमूह है वो है यूरोपीय जनसमूह। कौन सा है? यूरोपीय जनसमूह, जिसके अंतर्गत यूरोप महाद्वीप का 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश का भाग इसके अंतर्गत आता है। और उसमें भी जो सघन जनसंख्या अगर देखी जाए तो वो यूरोप की जो कोयला पेटी है उसके अंतर्गत आता है 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य का भाग। तो ये भाग अपन कह सकते हैं कि यूरोप का सघन बसा हुआ भाग है, और ये विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है, जिसका नाम है यूरोपीय जनसमूह। तीसरा जो जनसमूह है वो है अमेरिकन जनसमूह। तीसरा जनसमूह है अमेरिकन जनसमूह, जिसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका का भाग आता है। उत्तरी अमेरिका का भाग आता है, कल अपन पढ़ भी चुके हैं इसको। उत्तरी अमेरिका का भाग आता है, जिसमें कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तटीय भाग इसमें सम्मिलित है। और अगर अक्षांश अपन देखें तो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य यह जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक निवास करता है। किसमें? उत्तरी अमेरिका में। और अगर जनसमूह की बात की जाए तो अमेरिकन जनसमूह में। इस अमेरिकन जनसमूह में उत्तरी अमेरिका में एक और विशेषता है कि यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। औद्योगिक क्रांति के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में, या अपन कहें अमेरिका में, जनसंख्या का जमाव ज़्यादा हुआ है। वो हुआ है यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं वो ज़्यादा और अधिक तकनीकी सुविधाओं में रहने, या सुख सुविधाओं में रहने, या नगरीय आवास में रहने के इच्छुक हैं, या ज़्यादा और अधिक प्रगति करने के इच्छुक थे। तो वो लोग यहाँ से, यूरोप से, और प्रवास करके कहाँ आ गए? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। चौथा जो जनसमूह है वो है अफ्रीका जनसमूह। अफ्रीका जनसमूह में भी लगभग 15-16% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। इसमें जो मुख्य भाग हैं वो जनसंख्या निवास करती है वहाँ पे, एक तो नील नदी के सहारे, नील नदी के सहारे यहाँ पे ये जनसंख्या निवास करती है। इसको मैं नीले पेन से कर देती हूँ। लाल पेन से जो भाग किए हुए हैं वो जनसंख्या विहीन क्षेत्र हैं। कल भी मैंने बताया था, जैसे ये अमेजन के वन हैं, यहाँ जनसंख्या ना के बराबर है। ये सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का, ये खाड़ी प्रदेश हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय भाग है। यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल ना के बराबर निवास करती है। तो अफ्रीका जनसमूह की अपन बात कर रहे हैं, तो अफ्रीकन जनसमूह में जो जनसंख्या है वो नील नदी के सहारे प्लस गिनी तट और दक्षिणी पूर्वी तट,
तटीय भागों में जनसंख्या इसलिए निवास करती है कि एक तो जल यातायात की वहाँ पे बहुत अधिक संभावनाएं हैं, रोजगार परक है, साथ ही आप मत्स्य पालन भी वहाँ पे देख सकते हैं, तो इसलिए तटीय भागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो बच्चों, ये थे विश्व के 4 बड़े जनसमूह। सबसे बड़ा जनसमूह एशियाई जनसमूह, दूसरे नंबर पे यूरोपीय जनसमूह, तीसरा अमेरिकन जनसमूह और चौथा अफ्रीकन जनसमूह। जनसंख्या वितरण के बाद अब पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी जैसे मान लो किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं, तो वहाँ का घनत्व क्या होगा उसको अपन करेंगे। पहले अपन इसका सूत्र देख लेते हैं। तो घनत्व को भी कई प्रकारों में बांटा हुआ है और अलग अलग इसके सूत्र हैं। तो सबसे पहले गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व, जो घनत्व की अपन सामान्यतः बात करते हैं वो गणितीय घनत्व ही होता है। किसी प्रदेश की जनसंख्या बट्टे उस प्रदेश का क्षेत्रफल क्या होता है, जनसंख्या घनत्व, या उसको कहते हैं गणितीय घनत्व। दूसरा है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उस प्रदेश में जितने संसाधन हैं और उन संसाधनों का कितना उपयोग किया जा सकता है या वो संसाधन कितने उपयोगी हैं उसकी संख्या का भाग दिया जाता है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या बटे उस प्रदेश में व्याप्त संसाधनों की संख्या क्या कहलाता है, आर्थिक घनत्व, क्योंकि संसाधनों का उपयोग करके ही मनुष्य अर्थ कमाता है, इसलिए आर्थिक घनत्व। कार्यक घनत्व। कार्यक घनत्व में किसी प्रदेश की जनसंख्या बटे कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल, यानी उस प्रदेश में कितनी कृषि भूमि है और उसमें कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, इससे कार्यक घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। बाद में है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में केवल कृषक जनसंख्या को लिया जाता है बटे कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल। तो इनमें क्या फ़र्क है, इसमें पूरी जनसंख्या भाग लेती है जिसमें कृषि करने वाली जनसंख्या है और गैर कृषि कार्य करने वाली भी जनसंख्या है। तो ये कार्यक घनत्व और केवल कृषि घनत्व, यानी कितने लोग हैं जो केवल कृषि कार्य करते हैं या उनका घनत्व कितना होगा, तो इस सूत्र से ज्ञात हो जाएगा कि वहाँ पे निवास करने वाली कृषक जनसंख्या कितनी है और वहाँ पे कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है। और अंतिम है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व के अंतर्गत कुल जनसंख्या और वहाँ पे पैदा होने वाले भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं कि किसी भी स्थान का घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मान लीजिए क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 1,50,000। तो घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, घनत्व में जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल, सूत्र आपको याद करना है, जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल। तो ये जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल हो गया, तो वहाँ का घनत्व कितना आएगा, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी आप घनत्व की ये परिभाषा भी लिख सकते हो, किसी भी स्थान के प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं वो वहाँ का घनत्व कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक घनत्व अगर अपन देशों के संदर्भ में देखा जाए तो बांग्लादेश का है सर्वाधिक घनत्व। जनसंख्या घनत्व का वितरण, यानी कहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। तो इस जनसंख्या घनत्व वितरण को 5 आधारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं। सघन जनसंख्या के प्रदेश वे प्रदेश हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। और इसके अंतर्गत जो स्थान आते हैं, जो क्षेत्र आते हैं, उनको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। पश्चिमी यूरोप कोयला पेटी के अंतर्गत जो भाग आता है। और पूर्वी उत्तरी अमेरिका, जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का तटीय भाग है, वो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे सघन जनसंख्या निवास करती है, कई स्थानों पर बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे। दूसरा जो इसका भाग है या दूसरा वितरण जो है वो है अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश। पहला था सघन,
अब है अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश। तो अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश वे हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, मध्य उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका के जो तटीय भाग हैं उन भागों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही एशिया के जो आंतरिक भाग हैं, एशिया के आंतरिक भाग, सघन जनसंख्या वाले भागों को छोड़कर जो अंदर के भाग हैं एशिया के, वहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है उनका घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है वो है सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। सामान्य जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व वो है 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण विश्व में जो घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं, उनके अंतर्गत जो जनसंख्या निवास करती है उसका घनत्व लगभग 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। चौथा है कम जनसंख्या वाले, जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है वहाँ का घनत्व 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक का है। और इसके अंतर्गत आता है सूडान, लीबिया, मालागासी, दक्षिण अफ्रीका का भाग, कनाडा के मध्य का भाग, अर्जेंटीना, पेरू, दक्षिण अमेरिका का भाग है, पश्चिमी साइबेरिया जहाँ पे बहुत कम लोग निवास करते हैं। वैसे साइबेरिया टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत तो बहुत ही कम है, पर कुछ भाग ऐसा है पश्चिमी साइबेरिया जिसके अंतर्गत 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पाए जाते हैं। और खाड़ी देश, तो इन देशों में कम जनसंख्या पाई जाती है। और इसका लास्ट जो पार्ट है वो है जन विहीन प्रदेश, जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि लोग बिल्कुल रहते ही नहीं। अगर उसको वहाँ का घनत्व अगर देखा जाए तो औसत घनत्व वहाँ का 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो भाग हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि साइबेरिया का जो टुंड्रा प्रदेश है, जो बर्फीला भाग है, वहाँ पे अति शीतल, अति उष्ण आर्द्र भाग, जो अमेजन के वन प्रदेश हैं, या अपन देखें कि विषुवत रेखा के अंतर्गत जो भाग आता है वो वाला भाग, अति उष्ण आर्द्र प्रदेश, अति शुष्क जो मरुस्थलीय भाग हैं, और उच्च पर्वतीय जहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ बहुत ऊंची ऊंची है तो वहाँ पे निवास करना काफ़ी मुश्किल है, तो उसके अंतर्गत ये भाग आता है 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये था अपना जनसंख्या घनत्व का वितरण, जिसके अंतर्गत सघन जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, कम जनसंख्या और जनविहीन जनसंख्या के प्रदेश आते हैं। बच्चों अब अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को या जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि कई जगहों पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है और कई जगह पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिनको 4 प्रमुख भागों में अगर अपन देखें तो उसमें सबसे पहला है विश्वव्यापी, यानी जो सभी जगह कारक काम करते हैं। प्राकृतिक कारक, प्रकृति से संबंधित कौन कौन से कारक हैं। सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं, और सामयिक कारण, यानी अचानक कुछ ऐसा घटित होता है जिसके कारण जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह पे, या कई जगहों पे जनसंख्या बिल्कुल कम हो जाती है, या कई जगहों पे जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो इसके अंतर्गत ये 4 मुख्य भाग कारक हैं, विश्वव्यापी, प्राकृतिक और सांस्कृतिक और सामयिक कारक। अब इनके अलग अलग भेद हैं। तो विश्वव्यापी कारक अगर अपन देखें तो सबसे पहले स्थिति में क्या होगा, स्थिति में जैसे हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारी इस जगह की स्थिति कैसी है, यानी इसके आसपास का बसाव कैसा है, इसके आसपास रोजगार के अवसर कैसे हैं, परिवहन कैसा है, संचार कैसा है। यानी अगर अपन ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे इन सभी चीज़ों को अपन आराम से उपलब्ध करवा सकते हैं या कर सकते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या का जमाव बहुत अधिक होगा। अगर अपन ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, हम किसी के आसपास या हमारे आसपास कोई रहता नहीं है, न परिवहन की सुविधा है, न रोजगार की सुविधा है, न संचार की सुविधा है, तो वहाँ पे आपको जनसंख्या काफ़ी कम मिलेगी। बच्चों आप भी सोच सकते हो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हाँ मेरा स्कूल बिल्कुल पास में हो, मेरे आसपास मेरे खूब सारे दोस्त हो, सगे संबंधी हो, मेरे पापा का ऑफिस है वो बहुत पास में हो, और घर के जो अन्य सदस्य हैं वो भी जहाँ काम करें वो बिल्कुल जगह आसपास हो। तो स्थिति बहुत मायने रखती है जनसंख्या वितरण के लिए। दूसरा जो इसका कारक है वो जलवायु।
जिन जगहों पे सम जलवायु होगी, अच्छी जलवायु होगी, वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी। बनिस्पत शुष्क जलवायु है, आर्द्र अति आर्द्र जलवायु है, अति शीतल जलवायु है उसके, जहाँ सम जलवायु होगी वहाँ पे जनसंख्या जमाव अधिक होगा। धरातल, सम धरातल, मैदानी धरातल में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या वितरण को अगर अपन देखें तो भी हमें ध्यान में आता ही है कि मैदानी भागों में सर्वाधिक जनसंख्या, उससे कम फिर पठारी भागों में है, उससे कम फिर पहाड़ी भागों में, मरुस्थलीय भागों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। जो मैदानी धरातल है वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, उपजाऊ धरातल में। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई पहले अपन ने पढ़ा था कि लगभग 500 मीटर की ऊंचाई है, वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी जनसंख्या वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो ये तो विश्वव्यापी कारक। अब है प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक में सबसे पहले स्थलाकृति, जो अपन धरातल की बात कर रहे थे वही है स्थलाकृति। यानी स्थलाकृति कैसी है? मैदानी है, पठारी है, पहाड़ी है, मरुस्थलीय है। तो इस तरह से जो स्थलाकृति, मैदानी स्थलाकृति होगी उसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करेगी। दूसरा इसमें है मृदा, जहाँ जिस जगह पर, जिस प्रदेश में मृदा उपजाऊ होगी वहाँ पे कृषक जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाएगी, इसलिए मृदा उपजाऊ होगी वहाँ पे जनसंख्या वितरण सर्वाधिक होगा। जनसंख्या की वो है सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे उपजाऊ मृदा में। जल की उपलब्धता, जल जीवन का आधार है, तो जहाँ पे जल आराम से उपलब्ध होगा, अच्छा जल उपलब्ध होगा, वहाँ पे जनसंख्या है वो सर्वाधिक पाई जाएगी। इसीलिए जो शुरुआती जनसंख्या है वो भी नदियों के किनारों पे बसी हुई है। वनस्पति, मनुष्य के उपयोग करने लायक वनस्पति होगी, वहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाएगी। विषुवत रेखा के अंतर्गत आप देख सकते हो घने जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पे जनसंख्या का जमाव अधिक नहीं है। खनिज, जहाँ पे खनिज संसाधन सर्वाधिक होंगे वहाँ पे जनसंख्या विषम परिस्थितियों से भी अनुकूलन करके और सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हो यूरोप में कोयला पेटी के अंतर्गत, या ऑस्ट्रेलिया में अभी अपन ने पढ़ा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने के खाने हैं, उसके कारण वहाँ पे जनसंख्या है, जबकि मरुस्थल है फिर भी वहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। शक्ति संसाधन, शक्ति के संसाधन जल है, खनिज पदार्थ हैं, या यूरेनियम, जैसे कनाडा में यूरेनियम, शहर में यूरेनियम पाया जाता है, तो वहाँ पे लोगों ने विषम परिस्थितियों के साथ भी अनुकूलन करके जनसंख्या का बसाव किया है। तो शक्ति संसाधन ये हो गए प्राकृतिक कारक। अब है सांस्कृतिक कारक, यानी ऐसे कौन कौन से सांस्कृतिक कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था, जिस जगह की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, जहाँ पे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, उस रोजगार के बदले उनको अच्छा धन प्राप्त होगा, वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी। उन्नति का स्तर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी। इसका आप देख सकते हो कि यूरोप से बहुत सारी जनसंख्या है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में प्रवास कर गई, क्योंकि वहाँ का उन्नति स्तर या रहने का जो स्तर है वो ऊंचा था। राजनीतिक स्थिरता, जहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल नहीं होगी वहाँ पे जनसंख्या है वो सर्वाधिक होगी, जमी रहेगी जनसंख्या। मनोवैज्ञानिक या सामाजिक, कई बार अपने दिमाग में भी ऐसा हो जाता है कि हाँ ये जगह अपने लिए अच्छी नहीं है, तो कई बार लोग अपने आप से मनोवैज्ञानिक कारणों से भी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास कर जाते हैं। परिवहन एवं संचार, परिवहन और संचार सुविधाएं जिस जगह पे बहुत बढ़िया होंगी वहाँ पे जनसंख्या का बसाव बहुत अधिक होता है। अब लास्ट है सामयिक कारक, यानी अचानक उत्पन्न होने वाले कारक। वातावरण से अनुकूलन, ये अपन देख ही रहे हैं, अभी अपन ने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया की जो खान है, वहाँ पे खानों में खनन उद्योग के कारण लोगों ने वातावरण से अनुकूलन करके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। पारस्परिक निर्भरता, लोग जहाँ पे एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, पारस्परिक निर्भरता से काम लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वहाँ पे भी जनसंख्या अधिक होगी। धर्म, कई बार एक धर्म विशेष के लोग एक जगह पे रहना पसंद करते हैं तो एक वहाँ पे जनसंख्या का जमाव हो जाता है। इसी तरह से सामाजिक मान्यताएं या सामाजिक संरचनाएं हैं, तो एक जैसी सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक मान्यताओं वाले लोग हैं, धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम एक जगह रहें, तो उससे भी जनसंख्या वितरण को काफ़ी प्रभावित करते हैं धर्म, सामाजिक मान्यता या सामाजिक संरचना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितने सारे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को या जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करते हैं। बच्चों, आपका टेस्ट होगा अभी बुधवार को और उसके टॉपिक रहेंगे भील और गोंड जनजाति। ये वीडियो आप पूरा देखिए और टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए।
ਲੱਗਦਾ